इस वीडियो में हम आपको 2020 के गणित के पेपर का शीट नंबर 6 आपको सॉल्व करवाएंगे। यदि आप अभी कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो कृपया कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपको किसी भी सवाल में यदि समस्या हो तो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो इसमें सवाल में क्या है कि इसमें जो है प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। विकल्प छांटकर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि का नंबर हमारा ये दिया है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से कहानी की प्रयोक्ता होगी। तो ये जो सवाल दिया गया ये सवाल हमारा प्रयोक्ता वाला दिया है। प्रयोक्ता वाला जो चैप्टर है ये हटा दिया गया है, इसलिए जो है ये वाला सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो इसमें जो है सेट में ये वाला सवाल दिया है, इसलिए हम आपको सॉल्व करके बताए दे रहे हैं। तो देखो, जो गड्डी होती है उसमें जो है 52 पत्ते होते हैं। जो गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं? उसमें 52 पत्ते होते हैं। और इक्का कितने होते हैं? इक्का जो होते हैं इक्का 4 होते हैं। तो देखो क्या करना है, आप लोगों को 4 में से 52 का भाग दे देना तो इक्का आने की प्रयोक्ता निकल आएगी। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि 4 में से 52 का भाग दे देना तो इक्का आने की प्रयोक्ता निकल आएगी। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 12, तो क्या आ जाएगा? 1/13 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्का आने की प्रयोक्ता क्या होगी? 1/13। तो प्रयोक्ता वाला जो चैप्टर है ये हटा दिया गया, इसलिए जो है ये वाला सवाल नहीं आएगा। देखो ख नंबर का हमारा सवाल दिया, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य होंगे। ठीक है, इस बहुपद के हमें शून्य निकालना है। ठीक है, तो देखो इस बहुपद के हम शून्य कैसे निकालेंगे? इसके बराबर में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके हम जो है गुणनखंड कर लेंगे। तो देखो गुणनखंड कैसे किए जाते हैं? यदि पीछे वाली संख्या यदि प्लस की होती है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करते हैं। यदि पीछे वाली संख्या यदि माइनस की होती है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो ये पीछे लिखा है ये आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर ये जो बीच में लिखा है ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखो पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे एक संख्या क्या करेंगे? घट के गुणा करेंगे। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर ये जो बीच में 7 लिखा है ये आना चाहिए। तो पीछे वाली संख्या प्लस की है तो इससे एक संख्या घट के गुणा करेंगे। 7 लिखा है तो 6 से करेंगे, 6 गुणे 1 करेंगे और क्या करेंगे? 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा और 5 पे 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसके जो है गुणनखंड हो गए। तो लिख देंगे x² प्लस ये संख्या प्लस की है तो पहली संख्या इनमें से प्लस की लिख के जाएगी। इसमें x लगा है तो 5 में x लग जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी संख्या देखनी है प्लस का करें कि माइनस का करें। तो दूसरी संख्या हम प्लस की करेंगे। यदि ये संख्या हम प्लस की करेंगे दोनों जुड़ेगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये 5x + 2x + 10 = 0। ठीक है, 5x + 2x 7x आ जाएगा। यदि दूसरी संख्या ये वाली माइनस की कर देते तो इसमें ये घट जाता, तो इतना जो है नहीं आता, इसलिए हमने क्या किया? दोनों संख्या प्लस की। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों में कॉमा क्या है? तो हमेशा छोटी घात कॉमा लेते हैं, x कॉमा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की घातें 2, 1x कॉमा 1x बचेगा प्लस x हमारा कॉमा क्या बचेगा? 5 प्लस 2 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 10 में से 2 का 2 पंचे 10 बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों कोष्टक मिल रहा है। एक कोष्टक लिखा जाएगा x + 5 और एक कोष्टक लिखा जाएगा x + 2 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों के बराबर में 0 है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं x + 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर -5 होगा और x + 2 इसके बराबर में भी 0 है। तो ऐसा लिख सकते हैं x + 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? -2। ठीक है, तो हमें जो है इसके जो है शून्य निकाल लेते। इसके हमारे शून्य निकल आए, एक आया -5, एक आया -2। ठीक है, देखो कौन सा सही है? -5 और -2, -5 और -2 ये हमारे शून्य का है। ठीक है,
इसमें कह रहा था बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य होंगे, क्या होंगे? -2 और -5 होंगे। पहला सही है, ठीक है। देखो ग नंबर के सवाल देखेंगे। इसमें लिखा है यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान होगा, ठीक है। tan a का मान दिया 4/3 तो cos a का मान हमें निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। ग नंबर का ये सवाल दिया हमारा, tan a बराबर 4/3, हमें cos a का मान ज्ञात करना है। तो cos a का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए sin थीटा बराबर क्या होता है। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। cosec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। sec थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। और cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, ठीक है। तो इसमें tan a का मान दिया है 4/3, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार, ठीक है। जो ऊपर वाला मान है किसका मान है? जो ऊपर वाला मान है ये लंब है, और जो ये नीचे वाला मान है ये आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण कौन सा? ए है, तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, और इसके नीचे वाली भुजा ये आधार होगी, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। तो लंब कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है। कोण ए दिया, कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब है, लंब कितना है? ये 4 है, ठीक है। और आधार कितना है? आधार 3 है, ठीक है। हमें क्या निकालना? हमें निकालना है cos ए। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो cos ए, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी, और ये आधार और ये कर्ण रहेगी, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा ये कर्ण रहती है, ठीक है। और यदि इस कोण के लिए देखा जाएगा तो ये वाली भुजा लंब होगी और ये आधार होगी, ठीक है। यदि इस कोण के लिए देखा जाएगा तो ये वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगी, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहती है? कर्ण रहती है, ठीक है। तो इसमें हमें cos a का मान निकालना है, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो a के सामने वाली भुजा ये लंब, और ये आधार, और ये कर्ण, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? कर्ण वाली भुजा चाहिए, ठीक है। कर्ण वाली भुजा चाहिए, तो ये वाली भुजा देखो कैसे निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, निकल आएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा सबसे बड़ी होती है, तो बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग। बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। इसका वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। AC हमें निकालना है, तो AC का वर्ग, AB कितना दिया? AB 3 दिया, 3 का वर्ग कर दो, ठीक है। BC कितना दिया? 4, तो 4 का वर्ग कर दो, ठीक है। तो AC², 3 का वर्ग क्या होता है? 9, 4 का वर्ग क्या होता है? 16। तो AC² 16 9 कितना होगा? 16 9 25 होगा, ठीक है। यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो AC बराबर अंडर रूल 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 5 का होता है, 5, ठीक है। तो AC निकल आया, AC कितना आया? 5। तो हमें क्या निकालना था? cos A निकालना था। तो cos थीटा का क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो आधार क्या है? ए के सामने वाली भुजा ये लंब है, और ये आधार है, और ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार क्या? आधार क्या? 3 है, और कर्ण क्या? 5 है, ठीक है। तो cos A का मान क्या आएगा? 3/5, ठीक है। cos A का मान निकालना था, cos A का मान क्या आया? 3/5, दूसरा सही है, ठीक है। देखो घ नंबर का वहाँ सवाल लिखा है, चित्र में बिंदु P के निर्देशांक होंगे। ये जो P बिंदु है, इस बिंदु के हमें निर्देशांक बताना है, ठीक है। तो ये x अक्ष की धन दिशा होती है, और 0 से इस साइड x अक्ष की जो दिशा होती है माइनस की होती है, ठीक है। और 0 से ऊपर ये y अक्ष की दिशा प्लस की होती है, और 0 से नीचे ये y अक्ष की दिशा जो होती है माइनस की होती है, ठीक है। तो 0 से इस साइड x अक्ष धनात्मक
और 0 से इस साइड एक्स अक्ष क्या होता है, माइनस को होता है, ठीक है। और 0 से ऊपर वाई अक्ष धनात्मक और 0 से नीचे वाई अक्ष माइनस को होता है, ठीक है। तो देखो इसमें एक्स अक्ष भी धनात्मक है, एक्स अक्ष भी धनात्मक है, ठीक है, और वाई अक्ष भी धनात्मक है, ठीक है। इसमें एक्स अक्ष भी धनात्मक, वाई अक्ष भी धनात्मक, और इसमें एक्स अक्ष क्या है, इसमें एक्स अक्ष माइनस का है, इसमें एक्स अक्ष माइनस का, और वाई अक्ष क्या, इसमें एक्स अक्ष क्या, ये एक्स अक्ष क्या माइनस का, और वाई अक्ष क्या, वाई अक्ष प्लस का, और इसमें ये एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष माइनस में है और वाई अक्ष भी माइनस में है, ठीक है। इसमें एक्स अक्ष भी माइनस में है, एक्स अक्ष भी माइनस में और वाई अक्ष भी माइनस में। इसमें पहले एक्स का फिर वाई का, तो एक्स अक्ष क्या, एक्स अक्ष जो है धन की है, और वाई अक्ष क्या, वाई अक्ष ये है, वाई अक्ष क्या माइनस की है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे निर्देशांक आएंगे, इसमें पहली संख्या प्लस की, दूसरी संख्या माइनस की, इसमें दोनों संख्याएं माइनस की। इसमें द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की, और इसमें पहले में क्या होता है, पहले में दोनों संख्याएं प्लस की होती हैं। तो देखो इसमें पी बिंदु के निर्देशांक बताना है, तो पहले एक्स का मान, एक्स क्या है 3 है, और फिर वाई का मान, वाई क्या है, वाई यहाँ से यहाँ तक ये वाई कितना है, वाई 2 है, ठीक है। तो हमें पी बिंदु के निर्देशांक बताना है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्स का मान होता है ये भी माइनस में होता है, ये एक्स का मान है, एक्स का मान क्या है -3, ये माइनस में होगा, कॉमा जो वाई का मान है, वाई का मान क्या है 2 है, तो वाई का मान भी माइनस में होगा, ठीक है। तो पी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, -3, -2, ठीक है। कौन सा सही है, -3, 2, तो कौन सा सही है, तीसरा सही है, -3, -2, तीसरा सही है, ठीक है। दूसरे नंबर की ये हमारे प्रश्न दिए गए हैं, इसमें लिखा है दूसरे नंबर में कि सभी खंड कीजिए, ठीक है। ये जो खंड दिए गए हैं सभी खंडों को करना है, ठीक है। तो ये का नंबर आपके पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि ये सवाल जो है प्रयोक्ता वाला सवाल है, प्रयोक्ता वाला सवाल नहीं आएगा, क्योंकि जो है प्रयोक्ता वाला चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिया गया, ठीक है। तो ख नंबर अब पढ़ेंगे। ख नंबर लिखा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 समरूप त्रिभुज हैं और उनकी ऊंचाइयां क्या हैं, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या करना है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो बना लेंगे, 2 त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो हमने 2 त्रिभुज बना लिए, ठीक है। उनकी ऊंचाइयां लिखी हैं कि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो एक त्रिभुज की ऊंचाई हमने 3 सेंटीमीटर कर दी, दूसरी की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर कर दी, ठीक है। तो यदि दोनों त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये आपको पता होगा। तो AC के बटे में क्या लिख सकते हैं, AC के बटे PQ लिख सकते हैं, ठीक है। तो AC कितना है, AC 3 है और PQ 4 है। यदि दो त्रिभुज यदि क्या है, समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो देखो आप लोगों को यदि आप लोगों को इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है, PQR का क्षेत्रफल। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात
किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाएं ये है, संगत भुजाएं ये है AC बट्टे PQ, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो AC कितना दिया, 3 दिया गया, और PQ कितना दिया गया, 4 दिया गया। ठीक है, AC बटे PQ ये पूरा मान 3/4 है, तो इसकी जगह जो है 3/4 लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग क्या होगा, 16। ठीक है, तो सवाल में यही कह रहा था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो 9/16 हमने निकाल लिया, अनुपात आ गया 9:16। ठीक है, यदि ये सवाल यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा था कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, तो हमने 2 समरूप त्रिभुज बना लिए। ठीक है, और फिर उसमें आगे कह रहा था कि उनकी क्रमशः यानी इन दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर थी, तो हमने दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर कर दी। और यदि दोनों त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हमने बराबर कर दिया। ठीक है, फिर आगे कह रहा था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, तो हमने क्या किया, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो AC बटे PQ लिख दिया, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकल गया। बहुत ही आसान है, 1 नंबर का आएगा। ग नंबर के सवाल को ढंग से पढ़ना आपको। इसमें लिखा है यदि sin 3A बराबर cos A - 26 अंश हो तो क्या करना है, और लिखा है इसमें कि जहां 3A एक न्यून कोण हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल दिया गया है। इसमें लिखा है यदि sin 3A बराबर cos A - 26 हो तो क्या करना है, और इसमें लिखा है कि जहां 3A एक न्यून कोण है तो कोण A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल दिया गया है। नंबर का हमारा सवाल ये लिखा है, इसमें हमें A का मान ज्ञात करना है। ठीक है, A का मान देखो कैसे निकलेगा, A का मान निकालने के लिए इसे जो है चेंज कर सकते हैं। इस साइड cos है, इस साइड भी cos आ जाएगा, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें जो है सब जगह A दिखेगा। जब A दिखेगा तो A का मान निकाल लोगे। ठीक है, ये लिखा है sin 3A, sin 3A लिखा, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos 90 अंश माइनस 3A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो जो है साइन 3A को ऐसा लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। आ जाएगा ये cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा थीटा 3A। ठीक है, तो इसे जो है इस तरह लिख सकते हैं, बराबर cos A माइनस 26। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या कहा था, इस साइड जो है cos है, तो तुम्हें जो है इस साइड cos लाना है। cos कैसे लाएंगे, sin 3A लिखा, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे जो है cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, A का मान जो है निकल आएगा। हमने क्या कहा था, सब जगह A दिखेगा, जब A दिखेगा तो A का मान निकलेगा। ठीक है, 90 अंश माइनस 3A बराबर A माइनस 26। अब A वाले को एक साइड कर लो और संख्या को एक साइड कर दो। ठीक है, तो 3A इसको इस साइड लाएंगे, माइनस के A हो जाएगा, बराबर में माइनस का 26 है, इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस का 90 हो जाएगा। तो माइनस 4A बराबर इसको जोड़ लेंगे, 6 और 9 और 2 कितना होगा, 11, यानी माइनस का 116 आ जाएगा। 6 6, ठीक है, 6 को 0 से जोड़ेंगे 6 होगा, और 9 को 2 से जोड़ेंगे 11 होगा। दोनों साइड माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो A बराबर हो जाएगा 116 बट्टे 4। ठीक है, 116 अंश बट्टे 4, 4 से भाग दे दो,
4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3 बचा, 36 बना, 4 9 36। तो ए का मान निकल गया, ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 29 अंश। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल समझ में आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। घ नंबर का सवाल बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। घ नंबर का सवाल दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा, सवाल कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लासा भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसमें जो है दोनों चीज ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, मासा ज्ञात करना और लासा ज्ञात करना। देखो मासा कैसे ज्ञात करेंगे, मासा तो पहले क्या करना है, इनके गुणनखंड कर लो। ठीक है, 96 के गुणनखंड कर लो। ठीक है, 96 के गुणनखंड, यदि सम संख्या है तो 100% सम संख्या से कटेगा, यानी 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे, 12 दूनी 24, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 ती 6, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो 96 के गुणनखंड क्या हुए, 96 के गुणनखंड हुए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 2 हैं, 5 2 हैं। ठीक है, 5 2 और क्या 3 है। ठीक है, यानी 96 को जो है हम ये लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96। ठीक है, अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 404 को, 404 को पहले 404 के गुणनखंड कर लो तो पता चल जाएगा। 96 को जो है ये लिख सकते हैं, 404 को क्या लिख सकते हैं, 404 के गुणनखंड कर लो। ठीक है, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब बोलो किससे कटेगा, अब जो है ये 101 से ही कटेगा, क्योंकि ये क्या अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या उसी संख्या से जो है कटा करती है। ठीक है, ये याद रखना, जो अभाज्य संख्या होती है वो उसी से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखो 404 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 101। ठीक है, मासा हमें क्या निकालना, मासा निकालना। ठीक है, तो मासा निकाल लेंगे। मासा निकालना बहुत ही आसान है। इनके गुणनखंडों में देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 2 मिल रहा है तो 1 2 ले लो, दोनों में 2 मिल रहा है गुणे 2 लिख दो। ठीक है, तो दूनी क्या आ जाएगा 4, यानी मासा आ जाएगा 4। लासा, लासा कैसे निकलेगा, लासा में ये देखा जाता है सबसे ज्यादा बार कौन है, सबसे ज्यादा बार ये है हमारा 2 है, यानी सबसे ज्यादा बार हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे। और इसी में जो है ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएंगे, इसी में नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बार देखना, सबसे ज्यादा बार 2 हमारे 5 हैं और उसी के अंदर ये आ जाएगा। सब संख्या आ जानी चाहिए, लासा का मतलब होता है सब संख्या आ जानी चाहिए। कैसे आ जाएंगी, तो देखो यदि ये पूरे 2 ले लेंगे तो ये 2 जो है इसी में आ जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है, यानी सबसे अधिकतम जिसकी घात होती है, सबसे अधिकतम घात 2 की घाते 5, सबसे ज्यादा क्या 2 की घाते 5, यानी 2 हमारे 5 हैं। ठीक है, तो ये 2 आ जाएंगे हमारे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 हमारे आ गए। ठीक है, 5 हमारे 2 आ गए। ठीक है, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखो इन 5 2 के अंदर ये 2 आ जाएंगे और 3 भी आना चाहिए और 101 आना चाहिए। अब गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा 96 96। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मासा 4 है, लासा 96 96 है। ठीक है, ये जो पेपर में है आपके 1 नंबर का पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल है। अच्छे से ऐसे जो है सॉल्व कर लेना, यदि पेपर में आ जाए तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए।